जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, खैर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप सब जानते ही हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, पूर्व पार्लियामेंटेरियन है। और अगर मैं ये कहूँ कि जब जब कभी कुछ कांग्रेस पे कोई मुसीबत आई है या कोई संकट आया है, कोई व्यक्ति सबसे पहले डट करके सामने खड़ा होता है। लोग कहते हैं कि मीडिया में सामने नहीं बात आती या फिर बात नहीं रखते, कभी कुछ संकट होता है, राजनीतिक होता है, तो वो व्यक्ति सामने खड़ा होता है क्योंकि वो ट्रू कांग्रेसियन अपने आप को कहता है। मैं चाहूँगा ज़ोरदार स्वागत कीजिए संजय निरुपम। संजय जी, मैसिव विक्ट्री तेलंगाना की, बेहतरीन परफॉर्मेंस, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर। तो इस मैसिव विक्ट्री की खुशी ज़्यादा या वो 3 चुनाव जो पोलस्टर्स लगभग आपको दे रहे थे, कांटे की टक्कर थी कि ले जाएंगे, ये वो खोने का मलाल चाहता? खुशी भी है और 5 राज्यों के जो नतीजे आए उससे थोड़ी सी खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है, गम भी हुआ है। तेलंगाना जिसकी रचना कांग्रेस पार्टी की कल्पना के आधार पर हुई है और तेलंगाना जिसमें सोनिया जी का एक बहुत बड़ा रोल था। जब हमारी सरकार थी तब तेलंगाना अलग होना चाहिए, इसकी मांग बड़ी जोरदार थी और वर्षों से वहाँ एक आंदोलन चल रहा था। और उसके बाद बहुत सारे लोग विरोध में थे, खासकर आंध्र प्रदेश के लोग विरोध में थे, आंध्र प्रदेश की पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध में थी। लेकिन तेलंगाना के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनकी आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे, उन्होंने एक फैसला किया कि तेलंगाना को तेलंगाना का हक मिलना चाहिए। और उसके बाद हमने तेलंगाना को एक अलग राज्य का दर्जा दिया और उसके बाद से 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सत्ता में नहीं आ पा रही थी, वो हार रही थी और वहाँ पर केसीआर की पार्टी थी। ऐसे में जब तेलंगाना वापस कांग्रेस को गले लगाता है, तब जब हम आंध्रा जैसा हमारा एक स्टेट था जो बड़ा कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, वो हम गंवा चुके हैं तेलंगाना की कीमत पर, तो न इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसी स्थिति हमारी हो गई थी। और तब जब तेलंगाना आता है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है कांग्रेस पार्टी को, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ जो 3 राज्यों के जब नतीजे आते हैं तो थोड़ा चौंका देते हैं नतीजे। इसलिए 3 राज्यों में मध्य प्रदेश का जो एक सर्वे रिपोर्ट आ रहा था चुनाव नतीजों से पहले, चुनाव के दरमियान, चुनाव से पहले भी साफ साफ दिख रहा था कि इस बार बीजेपी की सरकार वहाँ जा रही है और यहाँ पर कमलनाथ जी की सरकार आएगी, ये एक दिख रहा था। दूसरा, छत्तीसगढ़ में दिख रहा था कि वहाँ की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतर करके लागू किया गया है। और तमाम सर्वे आ, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही थी, सर्वे आ रहे थे कि यहाँ पर भी हमारी सरकार वापस आ सकती है। राजस्थान में एक कांटे की टक्कर की बात शुरू से बताया जा रहा था। और ऐसे में जब 3 में से 2 राज्य हम हार गए, एक हमारे जो इनकम्बेंट थे हम लोग और वो हमारी सरकार चली गई, दूसरा हमको बीजेपी को हरा के आना था, तब निश्चित तौर पर एक सदमा लगा, एक दुख पहुंचा। और अब उस दुख के विस्तार में मैं जाऊंगा तो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे, उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम बता पाएँ तो आखिरकार हुआ क्या कि जैसे आपने कहा कि पोलस्टर दिखा रहे थे कि चुनाव जीता हुआ है, अंतिम वक्त पर एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का वो इंसिडेंट जिसमें मीडिया ने खूब सुर्खियां बटोरी कि टिकट बंटवारे को लेकर के कुछ चीज़ें हैं या इंटरनल कुछ फाइटिंग चल रही है, राजस्थान में सचिन पायलट वाला इशू है, वो तमाम इंटरनल चीज़ें थी जो चल रही थी। लेकिन अंतिम प्रचार में जब पीएम आते हैं, मोदी आते हैं और दिन में 3-3 सभाएँ करते हैं, रोड शो करते हैं, वो ये कहते हैं कि गारंटी मोदी की है, मोदी की गारंटी। क्या अंतिम वक्त पर मोदी की गारंटी जो है वो एक जादुई गारंटी साबित हुई, वो काम कर गई? नहीं, गारंटी तो कर्नाटक चुनाव में भी दी गई थी, वहां तो जादू नहीं कर पाई। मुद्दा ये नहीं है। ये 3 राज्य जो हम हारे हैं, 3 राज्यों में कांग्रेस का अगर वोट आप देखेंगे तो लगभग 40% के आसपास, 40-42%, वहां पर वो 48%, हम 41%, 42% के आसपास। तो कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है, जो अपना वोट बेस है, इस चुनाव में बढ़ा है। अगर वोटों की संख्या के हिसाब से देखें तो बीजेपी 5 राज्यों में मिलाकर के 4 करोड़ 81 लाख वोट पर है, जबकि कांग्रेस पार्टी 4 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा वोट पर है। तो ऐसा नहीं कि वोट कम मिला है, फिर भी आंकड़ों की कोई बाजीगरी की गई है जिसकी वजह से हमारी सीटें घट गई हैं। और उस बाजीगरी ये किसने की है? ये किसने की है बाजीगरी? अब मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं।
नहीं, दिग्विजय सिंह मैं ने तो मान EVM रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया की सारी मशीनें हैक की जा सकती हैं, EVM ईवीएम नहीं की जा सकती। दिग्विजय सिंह तो कह रहे थे की जा सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के सारे चिप को टेम्पर किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम में जो चिप लगी है उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। लेकिन दिग्विजय सिंह तो कह रहे थे कि मैं ये कह रहा हूं कि ईवीएम मशीनों को नियंत्रित करने वाली जो चुनाव आयोग नाम की जो संस्था है हमारी, वो संस्था एक सरकार के कंट्रोल में है, पूरी तरह से नियंत्रण में है। बावजूद इसके वो संस्था ईवीएम को मैनेज कर सकती है, मैनेज करने में कोई योगदान दे सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो मशीनें बन के आती है ECIL से, उन मशीनों को बनाते समय कुछ इस तरह की प्रोग्रामिंग की जा सकती है, मैं बावजूद इसके नहीं कह रहा हूं। तो वो संस्था तो संस्था तो सरकार के कंट्रोल में तब भी होती जब आप तेलंगाना जीतते हैं, हाँ, वो तब भी होती जब आप कर्नाटक जीतते हैं, वो तब भी होती जब आप हिमाचल जीतते हैं। सर ठीक है, यही तो मुद्दा है, यही मुद्दा है। आज मैं ये सब नहीं मान रहा हूं, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये नहीं मान रहा हूं, लेकिन लोगों के दिमाग में ये सामान्य तौर पर सवाल उठ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये बेरोजगारी और महंगाई तो बड़े मुद्दे हैं, इस पे मुद्दे पे आप लड़ भी रहे हैं, लड़िए भी, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये हो सकता है, ये मुद्दा ना हो। लेकिन लोकतंत्र का बुनियाद जो होता है वो पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। और अगर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी एक धुंधली होने लगे और साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो लोकतंत्र का तकाजा यह है कि लोगों की आशंकाओं के ऊपर खरा उतरते हुए, लोगों की आशंकाओं का जवाब देते हुए एक बार सरकार की तरफ से ऐसी घोषणा आ जाए कि ठीक है, आपको इतना शक है इस पे, तो चलो हम इसको हटाते हैं और बैलेट पेपर पे आकर के चुनाव करा करके दिखाते हैं। उसके बाद जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी, जो फैसला होगा उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब देश को 25 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? नहीं, अमेरिका 25 साल पीछे चला गया क्या? अमेरिका में बैलेट पेपर पे होता है। जापान पीछे चला गया क्या? बैलेट पेपर पे होता है। दुनिया का कोई ऐसा विकसित देश नहीं है जहां पे चुनाव ईवीएम पे होते हैं। तो मीठा मीठा गपगप भी तो हुआ ना सर। हाँ, ये बार बार एक तर्क आता है, क्या है, कुछ राज्य छोड़ दिए जाते हैं कि चलो भाई तुम्हें संभाल लो। जहां फुटहोल्ड नहीं होगा ना, वहां अगर ऐसा अप्रत्याशित एक जीत मिलने लगे, तब सवाल और भी मजबूती से उठने लगेंगे। जरा इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। आज हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, जरा समझिए। अभी अनुराग भाई बड़ी बड़े आंकड़े दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2014 में जब हमारी सरकार जा रही थी ना, तब हमारे देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज हमारे देश पर 155 लाख करोड़ का कर्ज है। आप साहब संकल्पित विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रहे हैं, आप अमृत काल बोल रहे हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आने वाले दिनों में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी देश विकास के एक चरम पर है। लेकिन 80 करोड़ लोग भूखे हैं जिनको आपको फ्री में अनाज देना पड़ रहा है। ये कौन सा विकास है साहब, मुझे कोई बताए। हिंदुस्तान में इस समय 10% बेरोजगारी की दर है। उनको बड़ा याद आया कि कर्नाटक में आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ सरकार आए, और सवाल उठा दिया कि कर्नाटक की सरकार फेल हो गई। यहां 10 साल से बोल रहे हैं कि हम 10 साल पहले बोला था कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे, और 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए। पिछले साल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमारे देश में, सवाल यह पूछा गया कि कितने लोगों ने रोजगार मांगा आपसे, तो जवाब यह आया कि हमारे देश में 22 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी है, नहीं रोजगार जो होता है ना केंद्र, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अप्लाई किया है। फिर सवाल पूछा कि कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, तो 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी, 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये विकसित भारत है, ये अमृतकाल है, ये न्यू इंडिया है। आप रेडियो पे ऐड सुनेंगे, रेडियो पे खूब ऐड चलता रहता है इन लोगों का, कि 13 करोड़ लोगों को हमने उज्ज्वला के तहत सिलेंडर दिया। अभी ये बोल के क्या गए, 10 करोड़ लोगों को दिया। इनको सही आंकड़ा ही नहीं मालूम है, क्योंकि ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। सिलेंडर है, उसमें गैस नहीं है साहब। बोलते 11 करोड़ लोगों को हमने नल जल योजना के तहत घरों में नल कनेक्ट करके दिया। नल तो दिया, नल में पानी नहीं आ रहा है। बोलते पता नहीं 6 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना दिया। कार्ड बना दिया लेकिन कार्ड चलता नहीं है। मैं अपनी आंखों से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोगों से मिला हूं। बोले साहब कार्ड तो बन गया, लेकिन कार्ड को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। हम जाते हैं तो कार्ड चलता ही नहीं। बीच में
सीएजी की रिपोर्ट आती है कि एक ही मोबाइल नंबर पर 6 लाख आयुष्मान कार्ड के लोगों ने लाभ लिया। जब रिजल्ट आते थे पांचों राज्यों के, जब आए तो क्यों जीते मोदी जी, तो मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी जी गारंटी। उसका चौथा कारण बता, लाभार्थी। वो कौन सा लाभार्थी है भाई? एक ही मोबाइल नंबर पर 6 लाख लोग आयुष्मान कार्ड के जरिए लाभ उठाते हैं, वो कौन से लाभार्थी हैं? तो फिर लेकिन बेरोजगारी भी है, लाभार्थी आपने कहा कि 4 हो गए, लेकिन फिर भी चुनावी नतीजों में जो नतीजा होता है वो फिर भी उलट नजर आ जाता है। अब मैं इसका क्या मानूं कि या तो जो ज़मीन है वो पकड़ नहीं पा रही है कांग्रेस, या फिर जो आम जनमानस तक पहुंचा नहीं पा रही है, या फिर असल में मुद्दा, या फिर असल में कुछ और दिल में है। जैसे कि हमारे एक और फेलो कांग्रेसी अभी सुबह थे, उन्होंने कहा कि सनातन का श्राप लगा है कांग्रेस को, कि उदयनिधि कह देते हैं HIV है, कोड है। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर तो जनता बिलीव करने वाली नहीं है। ऐसा है, जब ये पांचों राज्यों के चुनाव चल रहे थे और एग्जिट पोल वगैरह जब आया, तो कोई लोग 10 एक एजेंसियां सर्वे कर रही थी। 10 में से 9 एजेंसियों की रिपोर्ट देख लीजिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इस सर्वे अरवे में विश्वास नहीं करता, लेकिन ठीक है, अब उसमें कितना टेक्नोलॉजी, कितना साइंस है, कितना जायज़ है, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन 10 में से 9 एजेंसियां कह रही हैं कि राजस्थान में कांटे की टक्कर चल रही है जी, छत्तीसगढ़ में सरकार आ सकती है जी, मध्य प्रदेश में सरकार आ सकती है, और सबने बोला तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। एक एजेंसी कह रही है कि मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा सीट। तो क्या 9 के 9 गलत थे? पहला मुद्दा तो ये है। क्या सवाल था आपका? आप बताइए, आपके सवाल का जवाब देता हूं, भूल गया सवाल। मैंने कहा एग्जिट पोल तो गलत होते ही हैं। मैंने कहा कि कोई ऐसे मुद्दे सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। मैं कहा कोई ऐसा मुद्दा ग्राउंड का लगता है जिसको कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही कि अंडर करंट ही कुछ और है, कि वहां पर PFI की रैली की इजाजत दे देना, या फिर वो कन्हैया वाला मुद्दा जो प्रधानमंत्री उठाते हैं, या फिर सनातन हो गया। बड़ा अच्छा आपने कहा। अभी जब नतीजे आए तो एक ने बोला कि इनको सनातन का श्राप लगा, दूसरे ने बोला कि कांग्रेस बार बार जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेती है उसकी वजह से हार गई। अब बताए कौन सी बात इसमें सही है? हमारा सनातन के श्राप से क्या लेना देना? कांग्रेस के कौन से नेता ने हिंदू धर्म के खिलाफ बात कही है? अगर किसी DMK के नेता ने कही जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट की, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई हमारा सहयोगी है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी हर बात से हम सहमत हैं। कई बार कुछ मिनिमम इश्यूज पे एक अलायंस होता है, लेकिन आपकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। क्या कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बात कही? क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी धर्म के खिलाफ कोई बात कही? कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से सर्वधर्म संभाव की भूमिका लेकर चलने वाली पार्टी है। ये गांधी जी की पार्टी है, रघुपति राघव राजाराम की पार्टी है। लेकिन इसका मतलब एंटी मुस्लिम भी नहीं है, एंटी क्रिश्चियन भी नहीं है, हम सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है उसके तहत सभी धर्मों को समान आदर देना ही हमारा मूल मंत्र है। बावजूद इसके अगर कोई कहता है सनातन का श्राप लगा, तो ठीक है भाई, फ्री देश है, जिसको बोलना है बोलते रहो। स्वतंत्र देश में सब अपनी अपनी राय देते रहते हैं, राय देते रहिए। इस राय से हम सहमत नहीं है। चलिए सर, आपने जीता है तेलंगाना, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की तैयारी है 2024 की, रदर देन आप जैसे स्ट्रेटजिस्ट हैं तो वो बहुत अच्छे से प्लान करेंगे। इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जोरदार तालियां फिर से एक बार संजय निरुपम जी के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.